अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बहुत सारी खबरें हैं जिस पे बात करनी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया कि फ़ौज और अवाम की लड़ाई करवाई जा रही है, आमने सामने खड़ा किया जा रहा है। इस पर बात करेंगे कि कौन करवा रहा है ये लड़ाई और क्या ये दोनों फरीकैन इतने भोले हैं कि लड़ रहे हैं आपस में। उससे भी बड़ी खबर, कप्तान का गुस्सा काम कर चुका है। जी हाँ, ये जो मुज़ाकरात के नाम पर भीख मांगी जा रही थी, मेरा ख्याल है उसका सिलसिला ख़त्म हो गया है। कप्तान का गुस्सा ठीक ठाक काम कर गया है, बढ़ गए हैं मुज़ाकरात। अदालत को जो मजाक बनाए जाने का सिलसिला था, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका बयान सामने आ चुका है, उनका एक ख़त सामने आ चुका है जो उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अचानक एक्टिव हो चुकी है, अपने शोधा के लिए, इंसाफ के लिए अदालत जा चुकी है। पिम्स, पोली क्लिनिक, सेफ सिटी को खतूत लिखे जा चुके हैं डेटा हासिल करना है। क्या डेटा है? इसके अलावा जो पिटीशन दाखिल की गई वो ख़तरनाक क्यों है और क्यों तहरीक इंसाफ के ऊपर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान साथ आखिर में बात करेंगे सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क क्यों है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जहाँ पर जाली खबरें चलवाई जा रही है मीडिया के ज़रिए। जाली टोटली फेक नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है कि भाईजान मुज़ाकरात होने लगे हैं, मुज़ाकरात होने लगे हैं। वो कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, ठीक है। मैं पहले से कह रहा था, टीवी चैनल्स जाली खबरें चला रहे थे, फेक न्यूज़ चलाई जा रही थी। कहाँ से आ रही थी मुझे ये भी मालूम है। चैनल मालिकान को डायरेक्ट कहा जा रहा था कि ये खबर चलाओ, और वो कुकू कोड़े बनकर चला रहे थे। ये बात भी अब तकरीबन कॉमन नॉलेज है। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ख़ुसूसन बड़े चैनल्स, इसीलिए एतबार के काबिल नहीं रह गए अब। अगर आप लोग उनको देखते भी हैं तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ज़रूर देखिए। चंद एक एंकर्स रह गए हैं जो आज भी हक और सच की आवाज़ उठा रहे हैं, वरना ज़्यादातर जो हैं वो बस लंबे लेटे हुए ही नज़र आ रहे हैं। असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, आज जो तकरीर जो की, असद कैसर साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई मैं याद सादिक की हमशीरा के इंतकाल पर पुरसा देने गया था, इजहार अफसोस करने के लिए गया था याद सादिक के पास। टीवी चैनल्स ने मुज़ाकरात की खबर चला दी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पर उस वक्त वज़ीर आज़म साहब का अरेंजमेंट किया गया बुलवाने का। वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर आए और असद कैसर से मुलाकात की, और फिर ये ख़बरें प्लांट करवाई गवर्नमेंट ने कि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। और फिर तहरीक इंसाफ की तस्दीक शुरू की गई, इमरान खान साहब की तस्दीक शुरू की गई। इन सारी चीज़ों के ऊपर अंदर क्या सियासत चल रही थी, इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान जो हैं वो समझ नहीं रहे थे, वो डर गए थे। मेरा ख्याल है शायद उनको अपनी पड़ी हुई थी, वो इमरान खान को समझ नहीं पाए। वो समझे शायद इमरान खान मिलिट्री ट्रायल से डर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तहरीक इंसाफ को होश आ चुका है। बैरिस्टर गौहर साहब की मदयत में मजिस्ट्रेट के सामने एक दरख्वास्त जमा करा दी गई है जो कि कल सुनी जाएगी, जिसकी अपडेट्स हम आपको ज़रूर देंगे। इनसाइड स्टोरी में आपको ज़रूर बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने 12 कारकुनान के शहादत के बारे में लिखा है। 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जिनको गोलियाँ लगी हैं। 139 मिसिंग तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि जी वी आर प्रिज्यूमिंग देम डेड। इसमें शायद 30-40 जेलों में किसी में हुकूमत बौखला के कल बरामद करवाने की कोशिश करे कि जी यार नाम लिखें, तो फेक लिस्ट है, तो कंट्रोवर्शियल करेगी इस लिस्ट को। लेकिन जो इसमें अहम चीज़ है, वो अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि जो 12 के 12 शोधा है वो सारे गोली लगने से उनका इंतकाल हुआ, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स बनवा लिए गए हैं, उनका पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट भी तहरीक इंसाफ डालने जा रही है। इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उन सबको गोली लगी है, जिनको ये वो ज़ख्मी हैं, इन सब का डेटा तहरीक इंसाफ के पास है। इन सब के एफिडेविट्स मेरी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ हासिल कर रही है, वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करवा लिए हैं, और इनके वर्सा जो शोधा के और जो ज़ख्मियों के वर्सा हैं और जो मिसिंग पर्सनस हैं तहरीक इंसाफ के इस डीचो के एहतजाज के, उनके वर्सा भी सामने आएंगे। इससे पहले इतलात ये थी कि वर्सा को हुकूमत की जानिब से डराया और धमकाया जा रहा है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है और बड़ी खबरें आपको आएंगी। ये पटिशन जो है, अगर ये सही तरीके से चली, किसी गैरतमंद जज के सामने लगी, तहरीक इंसाफ ने इसको फुल फोर्स के साथ परस्यू किया, तो ये हुकूमत के गले की हड्डी बन जाएगी। साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर साहब ने अब पिम्स और पोली क्लिनिक हॉस्पिटल्स को एक लेटर लिख दिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कि भाईजान 30 दिन के अंदर अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करें और साथ हमें CCTV फुटेज प्रोवाइड करें। यही ख़त उन्होंने
सेफ सिटी इस्लामाबाद के डीजी को भी लिखा है कि जनाब पूरा इस्लामाबाद की जो सीसीटीवी फुटेजेस आप लीक कर रहे थे चैनल्स को आधी रात को जो चल रहे थे कि ये देखें ये इंतशारी टोला करके ख़बरें कुछ चलाई गई थी जिसमें कुछ अननोन लोगों को दिखाया गया था कि जी ये आंसू गैस के शेल चला रहे हैं और लिखा गया था कि ये तरीके इंसाफ के लोग हैं। तो अगर वो टीवी चैनल्स पर चल रही थी तो ये फुटेज भी हमें ज़रा दे दो। अब देखते हैं वो फुटेज कैसे गायब होती है, क्योंकि मेरे पास बड़ी इतला है। मेरे पास इतला ये है कि जो 24 से लेकर 27 तक इस्लामाबाद की पुलिस ने जो खेल खेला है, रोज़ नामचे तब्दील हो रहे हैं, ड्यूटियां तब्दील हो रही हैं, बड़ी सारे बड़े बड़े कवर अप्स किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा गैर कानूनी खेल खेला गया है इस्लामाबाद में। अगर तहरीक इंसाफ इसको फुल फोर्स के साथ, एंड आई एम रिपीटिंग, फुल फोर्स के साथ, अपनी पूरी लीगल टीम की फोर्स के साथ इसको परस्यू करना शुरू कर दे, हुकूमत के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात आएंगी। वो इनको हर जगह पे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना ही ब्लॉक करेंगे पॉलिटिकल, उतना बड़ा नैरेटिव तहरीक इंसाफ का बनता चला जाएगा। तहरीक इंसाफ को अपनी ताकत, अपनी अवामी ताकत, अवाम की उनसे मोहब्बत को ज़रा बेहतर तौर पर समझने की ज़रूरत है। अभी तक शायद ये लोग उस तरीके से समझ नहीं सके जिस तरीके से इमरान खान साहब समझ चुके हैं अपनी अवामी ताकत को, इसीलिए वो अवामी ताकत पर रिलाय कर रहे हैं, कोई डील नहीं चाहते इमरान खान साहब। तो देखते हैं आगे हाउ इट टर्न्स आउट। कल से अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगी इसमें। सो फिलहाल के लिए मेरे पास आपके पास ये खबर तो ये है कि मुज़ाकरात तो इस टाइम पे बढ़ चुके हैं और अच्छे खासे तरीके से बढ़ चुके हैं। इसके साथ नाजरीन मैंने आपको दूसरी जो चीज़ बताई थी, इसमें मंसूर अली शाह का एक ख़त भी है इसमें जो मैंने डिस्कस करना है, और साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया है, वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने एक लाइन बोली जो कि मेरी अटेंशन जिसने पकड़ी वो ये है कि फ़ौज और अवाम को आमने सामने लाया जा रहा है, लड़ाई करवा रहे हैं। बिल्कुल लाया जा रहा है, बिल्कुल लड़ाई करवाई जा रही है, और ये काम नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही है। नून लीग खसूसी तौर पर कर रही है क्योंकि उनकी बका इसी में। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या तरीके इंसाफ वाले बच्चे हैं या इस्टेब्लिशमेंट बच्चे हैं कि इनको मालूम नहीं है कि हमारी लड़ाई करवाई जा रही है? ये बहुत सारे लोग ये सवाल नहीं करेंगे, लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कहने को, फ़िलहाल कहता नहीं, इग्नोर करता हूँ। फ़ौज और हुकूमत की लड़ाई कौन करवा रहा है जी? ये लड़ाई नून लीग करवा रही है, ठीक है, ये लड़ाई नून लीग करवा रही है। फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। अच्छा, इसके बाद मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अचानक ही गुस्से में आए जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि भाईजान जुडिशल कमीशन के लिए रूल्स बना लिए जाएँ। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब रूल्स बनाए बगैर जजेस को लिया जा रहा है। जुडिशल कमीशन में पहले वकला की अक्सरियत हुआ करती थी, लेकिन आईनी तरमीम के बाद अब अदलिया अक़लियत में और एग्जेक्टिव की अक्सरियत है, ठीक है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का ख़तरा बढ़ जाता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन हमारा ख़राब हो चुका है, ठीक है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। मंसूर अली शाह साहब, अदलिया पर एतमाद किसी को नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी जज पर आवाम को एतमाद नहीं है, मुझे एतमाद नहीं है। मेरे जो लोग देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपको पाकिस्तान की किसी अदालत के किसी जज पर एतबार है कि वो आपको इंसाफ दे सकता है? आई हैव बीन इन द मीडिया, मैंने बहुत क्लोजली चीज़ें देखी हैं। जो चीज़ें मैंने देखी मैं बोल नहीं सकता, तो इन्हें अदालत लगाई जाएगी मेरे पे। लेकिन आई एम सो डैम श्योर के कोई भी जज एतमाद के काबिल नहीं है। आज का फ़ैसला ही देख लीजिए आप, आपके ब्रदर जजेस ने जो फ़ैसला किया। लेकिन चले, बहुत अच्छा हुआ, किसी एक जज को तो होश आया कि टाउट्स जो भर्ती किए जा रहे हैं, जिस किस्म के लो लेवल लो इंटेलेक्ट टाउट्स भर्ती किए जा रहे हैं, इस पे कोई तो बोला, या अफरीदी साहब तो कुछ नहीं करेंगे इस पे, वो तो ही करते रह जाएंगे। लेकिन चले, किसी ने आवाज़ तो उठाई, ये भी तारीख का हिस्सा रहेगा, क्योंकि बिकॉज तारीख जो है वो बड़ा हार्श जज होती है, बड़ा क्रिटिक होती है, और वो पूरा सच सामने ले आती होती है हमेशा। तो आगे आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या क्या सामने आता है, क्योंकि अभी बहुत सारा तमाशा लगने लगा है, बहुत सारी चीज़ें खुलने लगी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ खुलने लगी हैं। अभी तो जनरल बाजवा के कारनामे आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। बाजवा के ऐसे ऐसे घिनौने कारनामे चंद एक सामने आ रहे हैं, चंद एक मज़ीद सामने आना शुरू हो जाएंगे। जनाब इंसाफ के नाम पे जो मजाक बनाया, और बाजवा ने जो मजाक बनाया इस मुल्क का, जो बेड़ा गर्क किया, जितना नुकसान जनरल बाजवा ने किया इस मुल्क में, और पाकिस्तान को जिस तरह लोगों के लिए जहन्नम बनाया गया बाजवा ने, जो बाजवा ने कंटिन्यू किया था वो आज भी चल रहा है। लेकिन जो बाजवा के जुराइम, इस पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए।
इसका हिसाब ज़रूर होना चाहिए। साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है। फ़लस्तीन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी पाकिस्तान में मारे गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। अरशद साहब का केस आपके सामने है। FIRs आज भी उस तरह की जाली हो रही हैं। हरमीत सिंह पर आज FIR कर देगी, बहुत सारे मज़ीद और सहाफ़ियों पे ये FIRs की जाएंगी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे की जाएंगी, और ये होती चली जाएंगी जब तक कि जजेस जो हैं वो हिम्मत ना पकड़ लें कि इंसाफ दे सकें। जब ऐसे जाली केसेस आते हैं तो उनको उठाकर बाहर ना फेंक दे, बेवकूफ़ों की तरह लाख लाख 2-2 लाख की बेलें ना करते रहें उनकी, और मजाक ना उड़ाते रहें अदालतों में, और दांत ना निकालते रहे। मेरे पर एक केस हुआ था, उसमें 25 के 26 दफ़ात लगी हुई थी। जज साहब ने मुझे 7 दिन की बेल दी थी। तो जो जज साहब का रीडर था उसने कहा था, बेटा आपने क्या ऐसा कर दिया है, आप पे तो सज़ाए मौत की दफ़ा लगी हुई है। मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता मैंने क्या किया, अलबत्ता ये जज साहब नहीं देख रहे कि जाली सा केस है, तो ये आप ख़त्म कर दें केस, बजाय इसके कि मैं अदालतों में रुलता रहूँ। उन्होंने कहा नहीं वो प्रोसीजर होता है। सर ये प्रोसीजर इज़ द पनिशमेंट इन पाकिस्तान। ये प्रोसीजर में डाले ही केसेस इसलिए जाते हैं क्योंकि ये प्रोसीजर ही तो पनिशमेंट है। ये वो प्रोसीजर पाकिस्तान में शुरू किया गया जो इससे पहले किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ नहीं हुआ कि एक जैसी FIR। इमरान रियाज इससे गुजरा है, साबिर शाकिर पे इसी किस्म की FIR है, सबी इब्राहिम आज भी मुकदमे भुगत रहा है, मोहित पीरज़ादा के ऊपर है, वजात सईद ख़ान के ऊपर है, मेरे ऊपर 2 से 3 हो चुकी हैं, मालूम नहीं और कितनी निकल आए, कब निकल आए, क्या निकल आए, ये किसी को कुछ मालूम नहीं। बोलने की कीमत अदा करनी पड़ती है। जब आप जर्नलिस्ट रहते हैं ना, आप शुरू में आते तो आपको समझ नहीं आती कि ये लोग क्यों भागते हैं। जी कोई इवेंट हो गया तो जो पुराने रिपोर्टर होते हैं वो क्यों भागते हैं, क्या खोजते हैं, हर एक की जो स्टेटमेंट होती है उसको शक की निगाह से क्यों देखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाती है। फिर वंस यू बिकम यू बिकम ट्रू टू योर प्रोफेशन, फिर आप बोलना चाहते हैं, फिर आप लोगों को सच बताना चाहते हैं, फिर आपको ये अपनी जिम्मेदारी लगती है। फिर आपके साथ ऐसा ही होता है जैसा अरशद साहब के साथ हुआ, जैसा मेरे साथ हुआ। मुझे एयरवाइज से निकाला गया, सलमान इकबाल ने निकाला फ़ोन करके। आपको कभी वो भी बताऊंगा कि क्यों निकाला। वो खैर वो एयरवाइज के मालिक निकाल सकता है, लेकिन रीज़न बड़ी मज़ेदार है। वो डिटेल स्टोरी भी आपको बताएंगे कि क्यों निकाला, उसके बाद कहीं नौकरी क्यों नहीं मिलती थी, क्या कहा जाता था, पैगाम कहाँ से आता था, इस पर भी बात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। फ़िलहाल तो आई रियली फील फॉर द पीपल हु आर फेसिंग दिस इंक्लूडिंग मी एंड अदर्स, बट बोलना तो पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो गुजारा कैसे होगा। तारीख़ में कम से कम ये लिखा तो जाएगा कि कुछ तो लोग थे इस फाशिस्ट माशरे में, जब कमर ज़मान कायरा जैसे लोग बेशर्मी के साथ डी चौक पर लोगों का कत्लेआम का दिफा करते हैं और कहते हैं जी मजबूरी बन जाती है बंदे मारना। कायरा साहब का मुझे याद आता है, मैं इनके बेटे के जनाजे में गया था, अफसोस करने भी गया था, अरशद साहब के साथ ही था मैं। तो जो इनका दुखी हाल था उस टाइम पे, जब अपना बच्चा मर जाता तो कितना रोता है बंदा, और जब किसी दूसरे का बंदा बच्चा मर जाता है, गोलियां मार दी जाती हैं उसको, तो कहते हैं मजबूरी थी क्या करें। बड़ा ही दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, बहुत शदीद दुख होता है। लेकिन खैर ये नकाब उनके चेहरे पर चढ़े होते हैं जो वक्त आने पर उतर जाते हैं। तो इनका नकाब भी इस टाइम तक उतर चुका है, सबको इनका चेहरा क्लियर नज़र आ रहा है, बल्कि पूरी पीपल्स पार्टी का चेहरा नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो से लेकर नीचे जो चमचे खर्चे हैं सब इनेबलर्स हैं इस फाशिज़म के। नून लीग अगर ज़िम्मेदार है तो ये भी कुछ कम नहीं है। तलाल चौधरी से बेहतर कंवर ज़मान कायरा हरगिज़ नहीं है, उतने ही फाशिस्ट ये भी है, इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जाने वाले ये भी हैं। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल नाजरीन इस व्लॉग में इतना ही। जनरल बाजवा की कहानियाँ, अगली स्टोरी आपने अगला मेरा व्लॉग ज़रूर देखना है। बाजवा के चंद किस्से, चंद बातें, किस तरीके से झूठ का जाल बाजवे ने बुना अपनी एक्सटेंशन के लिए, इस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।